नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 2020-21 के इस सत्र में मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़, आप सब नव आगंतुक छात्र छात्राओं का महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष जिस कक्षा में आपने प्रवेश लिया है उसके हिंदी साहित्य की पहली कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे आपका जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में चर्चा करूंगा। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, कोविड से पूर्व और कोविड के बाद की जो परिस्थिति थी वो अलग रही है। कोविड से पूर्व 100 नंबरों का आपका प्रश्न पत्र होता था और समस्त प्रश्न आपको विकल्पवार या निर्विकल्प आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने पड़ते थे। कोविड में आप लोगों को छूट दी गई, इकाइयों की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई थी और कुल प्रश्न पत्र का केवल 60% आपको हल करना पड़ता था। आने वाली आगामी परीक्षा में क्या व्यवस्था हो इसका निर्धारण हम आज नहीं कर सकते। हो सकता है हमें 100% करना पड़े, हो सकता है हमें 50% करना पड़े, हो सकता है प्रश्नों का प्रारूप ऑब्जेक्टिव ही मात्र रह जाए या उनके प्रारूप में किसी तरह का परिवर्तन हो। इसलिए हमें आगामी परीक्षा के हिसाब से हर तरह से तैयार रहना होगा। और चूंकि ये सेशन बहुत लेट हो गया है, इसलिए हमें इस सेशन को ध्यान में रखते हुए, इस महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने घर में रहकर जब तक सरकार आदेशित न करे, सरकार द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हो, तब तक हमें घर पर रहकर अध्ययन करना है। ये एक विचित्र अनुभव है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, कि जब शायद जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि हम 2 माह तक घर से बाहर नहीं निकल सके, घर से बाहर नहीं जा सके, तो उस विचित्र अनुभव का आनंद लेते हुए भी हम विकास के पथ पर, अध्ययन अध्यापन के पथ पर आगे बढ़ते रहें, इसी में हमारी सफलता है। विद्यार्थियों, आपका प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है आदिकाल एवं भक्ति काल। ये दोनों जो शब्द हैं अपनी व्याख्या के हामी हैं। हम इस चीज़ को समझें, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी को मैं जब हिंदी के एमए के विद्यार्थियों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, बीए के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं, तो ये कटु सत्य है कि विद्यार्थी को ये पता नहीं होता कि आदिकाल का अर्थ क्या है, भक्ति काल में किस साहित्य को, किस व्यक्ति को, किस कवि को हम शामिल करें, भक्ति काल का कौन सा कवि किस विचारधारा से अनुप्राणित है, कौन सा दर्शन उसके मूल में है, ये विद्यार्थी को पता नहीं होता। यद्यपि आप +2 लेवल से ऊपर आए हैं, साथियों, आज आप पर एक गुरु जिम्मेदारी आ गई है। मैं कुछ कॉमन बात करूंगा, फॉर्मल बात करूंगा आज आपसे।
कारण है कि जब हम 12वीं में थे तो हम पर हर व्यक्ति की नज़रें, हम हर व्यक्ति की जद में होते थे। हमसे बड़ा हर व्यक्ति हम पर ध्यान रखता था, हमारा ध्यान रखता था। कोई क्लास से हम बाहर नहीं होते थे कभी भी। हर पीरियड का एक निश्चित टाइमिंग होता था, हर पीरियड में एक निश्चित व्यक्ति आता था जो बराबर पढ़ाता था, हम पढ़ते थे। हमारे पास बाहर घूमने का विकल्प नहीं था कि क्लासें चलती रही हम बाहर घूमते रहे। कॉलेज में आकर इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। शिक्षक क्लास ले रहा है, विद्यार्थी बाहर घूम रहा है, क्योंकि बाध्यता नहीं है उस पर। उसका एक कारण है कि 12वीं पास करने के बाद आपको शिक्षक, माँ बाप इतना समर्थ मान लेते हैं कि आप अपने अच्छे और बुरे का निर्णय खुद ले पाएंगे। इसलिए आपको आज़ाद छोड़ दिया जाता है कि आप डिसीजन अपना खुद लेंगे। उस 12वीं तक आपको आज़ाद नहीं छोड़ा जाता, लेकिन 12वीं करने के बाद आपको आज़ाद छोड़ दिया जाता है कि आप अपना निर्णय खुद लेंगे, आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। आपका कैडर छोटा कर दिया जाता है। आपके जो सब्जेक्ट 7-8 जो आप पढ़ते थे उनको लिमिटेड कर दिया जाता है कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 4 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य हैं रेगुलर विद्यार्थी के, ठीक है। 3 आपके कंपलसरी हैं, 4 आपके कंपलसरी हैं, 3 आपके ऑप्शनल हैं। यानी कि यहाँ आकर आप अपने आने वाले कल की ताबीर को लिखते हैं, उस तस्वीर को तैयार करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें बहुत डरावनी होती हैं, जैसे हमें बहुत चीज़ डरावनी लगती थी, मैथ से बहुत डर था, यहाँ आकर छूट जाता है। यहाँ आकर आप वो पढ़ें जो आपको पढ़ना है, जहाँ आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, उस चीज़ को पढ़ें। वो विकल्प आपको दिया जाता है। तो आपको आज़ाद छोड़ दिया जाता है इस भंवर में। ये 3 साल जो आप यहाँ बिताने वाले हैं, इस कॉलेज में बिताने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 सालों का हर लम्हा बहुत महत्वपूर्ण है, हर क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, हर वक्तव्य, हर लेक्चरर, हर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का जो व्याख्यान है वो आपके लिए बहुत काम का है। हर क्लास आपको कुछ न कुछ सिखाती है। आप नए माहौल में आए हो, या बहुत तरह के लोग मिलेंगे। अभी आप कॉलेज में पहुँचे नहीं हो, अभी आप घर पे हो, ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप उन जो कॉलेज के भगवान उनके संपर्क में नहीं आए। लेकिन आप ध्यान रखें, अब जिम्मेदारी आप पर आ गई है। आपके क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। कुछ ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कंपलसरी हैं, वो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। आपने पास कर लिया, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर साइंस है, पर्यावरण है, ये 4 पेपर आपके। एक बार पास किया, लाइफ टाइम में आपका पीछा छूटा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, जो चीज़ कंपलसरी कर दी गई है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी, है ना। 2 शब्द होते हैं, एक आवश्यक, दूसरा अनिवार्य है। मैं विषय से भटक नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं सिलेबस पे हूँ, पर मैं कुछ कॉमन बातें आपसे कर रहा हूँ। 2 शब्द हैं, एक है आवश्यक, एक होता अनिवार्य है। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपको इनका अंतर पता होना चाहिए। आवश्यक का मतलब होता है कि जिस चीज़ के बिना भी काम चल जाएगा। मैं पीता तो कॉफ़ी हूँ, फिर यार कॉफ़ी नहीं है, चाय है तो चाय बना लो, उसका सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार मोटरसाइकिल जो है ना पेट्रोल से चलती है, वो डीजल से नहीं चलेगी, वो अनिवार्य है उसके लिए। कॉफ़ी और चाय में आवश्यकता का विकल्प है। यार मैं पीता तो कॉफ़ी हूँ, लेकिन चाय से भी काम चला लूँगा। आवश्यक तो कॉफ़ी है, लेकिन उसका विकल्प है। लेकिन पेट्रोल का बाइक के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं, वो अनिवार्य है, उसके बिना वो नहीं चल सकती।
तो वैसे हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस या आपका पर्यावरण, ये अनिवार्य सब्जेक्ट है। सुबह ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे 2 दिन बदबू खड़ी हो जाएगी मुंह में। यानी कि कंपलसरी वो चीज़ अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस फर्स्ट ईयर की क्लास में जो पेपर आपके अनिवार्य हैं उनको अनिवार्य ही समझना, उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था मत करना कि बस 36 नंबर लाने हैं, 33 नंबर लाने हैं, मुझे पास भर होना है, मैं पास हो जाऊंगा और इससे पीछा छूट जाएगा। दोस्तों, कभी पीछा नहीं छूटेगा इनसे। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, IAS का दो या किसी 4th क्लास का, ये चीज़ें हमेशा आपके सामने रहेंगी। ये कंपलसरी पेपर्स आपको हमेशा पढ़ने हैं, याद रखने हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपलसरी को कंपलसरी ही मानना, अनिवार्य ही मानना, उनके साथ दगा मत करना। उनको उसी रूप में पढ़ना जिस रूप में गवर्नमेंट की जो मंशा है कि ये चीज़ें तो पढ़नी चाहिए यार। ये चीज़ें साइंस का विद्यार्थी पढ़ रहा है, ये चीज़ें आर्ट्स का विद्यार्थी पढ़ रहा है, ये चीज़ें कॉमर्स का विद्यार्थी पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि चीज़ बहुत ज़रूरी है, हर स्ट्रीम का विद्यार्थी पढ़ेगा इसको। तो उसका महत्व हमें समझना चाहिए कि जब सरकार ने इस मंशा से इस चीज़ को हमारे सामने पेश किया है, इसका मतलब इस चीज़ का कोई ना कोई महत्व है, उपयोग है। तो आप उसी उपयोगी दृष्टिकोण से, जैसा कि सरकार मानती है, जैसा कि शैक्षणिक संस्थान मानते हैं, जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय मानता है कि ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी कोर्स का कर रहा हो, लेकिन उसको हिंदी, अंग्रेजी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन सब चीज़ों को उसी दृष्टि से पढ़ना जिस दृष्टि से सरकार पढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो आपका विकास चाहती है, सर्वांगीण विकास चाहती है और उसके अहम पहलू हैं, महत्वपूर्ण पाए हैं, तो उनको आप पढ़ना। ठीक, उसके बाद में आता हूँ वापस सिलेबस पर। जिन 2 शब्दों की बात मैंने शुरू में की थी, एक आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल। सिलेबस पर पॉइंट टू पॉइंट बाद में बात करेंगे, पहले हम 2 चीज़ों के बारे में समझ लें। आदिकाल, नाम से ही स्पष्ट है कि किसी चीज़ के शुरुआत की बात कर रहा है वो, कि कोई ना कोई ऐसा काम हुआ है जिसका आरंभ वो यहाँ से हुआ है, शुरुआत यहाँ से हुई है। और हम बात करें हिंदी साहित्य की, तो कहीं ना कहीं बात है हिंदी साहित्य के शुरुआत की, कि हिंदी साहित्य का आरंभ यहाँ से हुआ, ऐसा इस शब्द से क्लियर है। आदिकाल, दोस्तों आदिकाल के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मत है रामचंद्र शुक्ल का, एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं जिन्होंने प्रवर्तिगत आधार लेकर पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांट दिया था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये आपने +2 में पढ़ा होगा, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी अन्य स्ट्रीम से आए हैं, साइंस का विद्यार्थी आ रहा है, आर्ट कॉमर्स का आ रहा है, उसके लिए नई चीज़ें हैं कि उसने बांटा कि 4 भागों में बांटो। आदिकाल कि उस चीज़ का प्रारंभिक दौर जिसमें उसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसमें उस चीज़ को उस आदिकाल में रखा। आदिकाल की समय सीमा 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी को माना। संवत 1050 संवत से 1350 संवत माना। ये ध्यान रखना, ईस्वी और संवत में अंतर होता है 57 साल का। ईस्वी 57 साल आगे होती है और संवत 57 साल आगे होता है और ईस्वी 57 साल पीछे रहती है। जब हम बात 1050 संवत की कहेंगे तो ईस्वी हो जाएगा 993 ईस्वी से जो है हिंदी साहित्य का आरंभ रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। लेकिन इसके बाद बहुत से लोग आए, बहुत से समीक्षक आए जो इससे बहुत पीछे लेकर चले गए, सरहपा तक हिंदी साहित्य के शुरुआत को लेकर चले गए। डॉक्टर नगेंद्र जैसे व्यक्ति हैं जो सरहपा से हिंदी का आरंभ मानते हैं कि हिंदी का लिखना जो है सरहपा 769 से जो है हिंदी साहित्य का लेखन आरंभ हो गया था। जब किताबों पढ़ेंगे तो आपको एक पद मिलेगा, जय मन पवन न संचरई रवि शशि नहा पवेश
तो अजय हैं, मन, पवन, संचर, ये सब हिंदी के हैं। नगेंद्र कहते हैं वहाँ से हिंदी का लेखन आरंभ हो गया था। और हाँ, 1375 का जो समय उसको लगभग लोग मान लेते हैं कि आदिकाल का अंतिम समय था। आदिकाल का दौर वो दौर है जब हिंदुस्तान में जो एक छत्र केंद्रीय शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी। केंद्रीय शासन समाप्त हो गया और हर्ष के बाद की बात है, 6वीं शताब्दी के बाद की बात है कि पूरा हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो वहाँ लड़ाई झगड़े स्वाभाविक है। जब हमारे ही परिवार में देख लो, हम न्यारे हो जाते, अलग हो जाते, जिसको न्यारा होना कहते हैं हम हमारे लोकल शब्दावली में, अलग हो गए तो हमारी लड़ाई होती है कि उसने झाड़ू इधर से नहीं निकाल दी, इधर कचरा फेंक दिया, उधर वो कर दिया, उधर वो कर दिया, ये मेरा है, ये तेरा है। और हम तो उस राठ क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहाँ खूड़ के लिए लड़ाई हो जाती है, खूड़ खूड़ पे सिर फूट जाते हैं। तो वही बात है कि वहाँ वही खूड़ की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जो शासक थे वो दूसरों पर अनधिकृत चेष्टा करने लगे और उसकी भूमि को, उसकी सत्ता को हथियाने का प्रयास करने लगे, तो आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। तो आदिकाल का जो दौर है वो लड़ाइयों का दौर है, वो संघर्ष का दौर है, वो झगड़ों का दौर है। और वहाँ जहाँ कवि जो है वो स्वयं योद्धा होता था, अपने आप से लड़ाई लड़ने वाला होता था, वो झगड़ने वाला होता था, वो कलम के साथ तलवार का भी धनी हुआ करता था। उस समय वो युद्धों में खुद जाता था और आवश्यकता पड़ने पर तलवार भी उठाता था। इसका मतलब वो युद्ध भूमि का सजीव वर्णन करता था। लड़ाई झगड़ों का समय है, नारी का सौंदर्य अभिशाप है इस समय। ऐसा माना जाता है कि स्त्री जितनी सुंदर होती थी संघर्ष भी उतना ही भयानक होता था। ये आदिकाल की मानसिकता की सीमा है। ये तलवारों की खड़खड़ाहट का दौर है जहां व्यक्ति सत्ता या नारी को हथियाने के लिए लड़ाई लड़ने चल पड़ता है, अनायास ही युद्ध करता है। युद्ध की जरूरत नहीं है, लेकिन वो केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्ध लड़ने चल देता है, जैसे आजकल हो रहा है। आजकल आप देखेंगे भारत और रूस ने जो है शक्ति परीक्षण किया, शक्ति प्रदर्शन किया, शौर्य प्रदर्शन किया। क्यों किया? पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि हम में ये ताकत है। यदि इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम निपटने के लिए तैयार हैं। जैसा आज हो रहा है वैसा उस समय भी होता था कि अनायास ही शक्ति प्रदर्शन लोग करते थे। तो युद्ध आवश्यकता नहीं थे, नियति बन गए थे। फिर उन घटनाओं में कवि कुरूप से कुरूप शासक को भी बहुत सुंदर दिखाते थे, यानी कि कल्पना का प्रयोग भी करते थे। इतिहास भी है और कल्पना भी है, दोनों का सम्मिश्रण कर कर कवि लेखन का काम उस समय करता था। आदिकाल की सीमा थी। कवि अपनी आजीविका किसी राजा के यहाँ रहकर, आश्रय में रहकर कमाता था। राजा से अलग रहकर नहीं, राजा के आश्रय में रहकर अपने आजीविका का निर्वहन करता था। तो आदिकाल का समय लड़ाई झगड़ों का दौर है, इतिहास और कल्पना के सम्मिश्रण का दौर है। संकुचित राष्ट्रीयता उस समय। बहरोड़ का राजा है, कोई कवि बहरोड़ के राजा के आश्रम में रहता है तो उस कवि के लिए राज्य क्या है? बहरोड़ है, उससे बाहर की सीमा नहीं है। नीवराना उसके लिए दूसरा राज्य हो गया। वो बहरोड़ क्षेत्र के विषय में कविताएं लिखेगा, उसके शौर्य की कविताएं लिखेगा, उसकी लड़ाई झगड़े के क्षेत्र में उसने जो परचम लहराया उसकी कविता लिखेगा, दूसरे राज्य के नहीं लिखेगा। इसका मतलब संकुचित राष्ट्रीयता थी उस समय। जब लड़ाई झगड़े की बात हो रही है तो दो शैलियों का विकास हो रहा था। प्रेम की कविताएं पिंगल शैली में हो रही थी और शौर्य की लड़ाई जो कविताएं थी वो डिंगल शैली में हो रही थी। तो दो शैलियों का, डिंगल शैली और पिंगल शैली। अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिल जाएगी। राजस्थान राजपूताना का इतिहास अलग रहा है। लड़ाई झगड़ा जो शुरू हुआ वो राजपूताने से हुआ। राजपूताना का ही इतिहास पढ़ा जाता हमेशा। तो शौर्य का जो साहित्य वो राजपूताना में लिखा गया, जिसलिए अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिला दोगे तो डिंगल, और अपभ्रंश के साथ ब्रज मिला दोगे तो पिंगल शैली का विकास होगा। तो दो शैलियाँ विशेषकर उस दौर के साहित्य में लिखी गई। तो ये आदिकाल का समय है, आदिकाल का दौर है। दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलते हैं।